नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर बरेली जिले से आई है। आईएमसी के 24वें स्थापना दिवस के दौरान मंच से दिया तौकीर ने बयान। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल आईएमसी ने सोमवार को अपना 24वां स्थापना दिवस शहर के एक मैरिज हॉल में मनाया, जिसमें पार्टी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल है उसके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन गुस्से का इजहार करने से बेहतर इसको पालने की जरूरत है। उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन की बात कही। मौलाना ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जिसके हम ज्ञापन दें, लिहाजा कोई धरना नहीं होगा। अब दिल्ली जाकर घेराव किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बरेली और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की सड़कों पर होगा। उस एक दिन पूरे हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब होते हैं तो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। मौलाना ने कहा कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले आजाद क्यों हैं? हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। एक दाढ़ी वाले को ट्रेन के अंदर पीटा गया। सरकार फैला रही है फिरका परस्ती। मौलाना ने कहा कि जो हिंदुत्व और हिंदू समाज के लिए परेशानी खड़ी करने का काम कर रहे हैं, अगर उनकी तरह हमारे नौजवान भी हो गए तो देश के क्या हालात होंगे। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन सरकार ही फिरका परस्तों की सरपरस्ती कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। तुमने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को किस तरह से खरीद किया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी वाला था। हलाल तुम खाओ, सुअर तुम खाओ, गाय तुम खाओ, इल्जाम हम पे लगाओ। गाय का कितना कारोबार है, गाय का कितना कारोबार है, मुसलमान नहीं करता है। वो तमाम कारोबार और तमाम जो हो रहा है वो गाय का गोश्त का एक्सपोर्ट, ये तमाम हिंदू तंजीमें कर रही है और तमाम हिंदू कारोबारी लोग हो रहे हैं। अब धरना नहीं देंगे, क्योंकि धरना किसके सामने दें? कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मांग हमें किससे करनी है। अगर कोई ईमानदार है तो बताओ कि भला ईमानदार है, इससे हमें अपनी तकलीफों के लिए मांग करनी चाहिए, उसको ज्ञापन देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ईमानदार है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दें। बोलिए, महाकुंभ में मुसलमानों का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? और अगर नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, नफरतें बांटने का नहीं। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खासतौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मजाकत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं। इसके अलावा ये बताइए, आप धरना कब करने जा रहे हैं, किस तरीके का धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। दशहरे तक तो अभी बिजी है और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीके से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, तिरंगे की हिफाजत के लिए तिरंगा हाथ में लेकर मुसलमान इस किस्म का कोई आयोजन करता है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा, और आप जब मुसलमान निकलेगा हर जिले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है
हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता है तो हमें वो तकलीफ उठानी चाहिए। मैनपुरी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव का आया बड़ा बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बोले, कहा चुनाव और परिणाम को लेकर बोले राम गोपाल यादव, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक गठबंधन जीत रहा। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीट न मिलने पर बोले राम गोपाल यादव, सपा कांग्रेस का समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों को लेकर बोले राम गोपाल यादव। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के सीट मांगने पर बोले, वो तो सीट मांगते रहे अखिलेश, राहुल फैसला लेंगे, कितनी सीटें किसको देनी वो फैसला लिया जाएगा। पैगंबर साहब पर दिए गए विवादित बयान पर बोले राम गोपाल यादव, कहा किसी के पैगंबर को लेकर विवादित बयान नहीं देने चाहिए, किसी के भगवान पर कोई भी विवादित बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ये सब बयान मूर्खतापूर्ण होते हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुए और नतीजे आने वाले हैं कल। गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है? जीत रहा है हर जगह जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली गठबंधन से। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे जितना जो लड़ना है। तो गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा ये माना जाए, ये उम्मीद है। सर, एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है, जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सॉल्यूशन है वो केवल भाजपा में है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे। इन मुद्दों पर और आरक्षण को ख़त्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। अच्छा, नरसिंह को विवाद, पैगंबर को लेके विवादित बयान को लेके तमाम हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वो तो अगर किसी के पैगंबर को लेके या भगवान को लेके कोई विवादित बयान देगा तो स्वाभाविक ही होना, देना ही चाहिए किसी कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुस्लिम पैगंबर पर या भगवान पर हमारे कोई बयान देना नहीं चाहिए। बुद्धिमान मत्ता तो यही है, अगर कोई देता है वो मूर्खता है, उसका रिएक्शन होगा। जब नेताजी थे, नेताजी ने हमेशा अंदेशा जताया है कि भारत को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो चीन के साथ है। आज ओवैसी ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं, जबकि चीन 2000 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है। अब हम देखिए, ओवैसी को लेके तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये तो सारा दुनिया जानती है कि कितना अंदर घुसा है। अभी हमारे जनरल ने मालूम क्या है कहा 2-4 दिन पहले, जो नए जनरल हुए कि स्थिति सामान्य तब हो सकती है, तनाव सामान्य चीन से तब हो सकते हैं जब हम 2020 से पहले की स्थिति हो। इसका अर्थ क्या है? 2020 के बाद 4 साल में चीन बहुत पीछे आ गई हमारे देश में। पीछे जाए तो स्थिति सामान्य हो सकती। जनरल कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मान सकते, उसका नाम ही नहीं लेंगे चीन का। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी में जुटे? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब MP हमारे तो कौन है। प्रोफेसर साहब, 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं, दूसरे वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे, और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरे तो हो जाता, तो फिर हो जाए। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, गतिमान परियोजनाओं को जल्द पूरा करें, अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं। आगामी पर्वों पर आम जन को परेशानी न होने पाए, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाएं।
सीएम ने जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए। साइबर अपराधों से निपटने के लिए अभियान चला जाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। रोपवे के निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करें। रायबरेली में सीआर का दिख रहा आतंक। बीते 48 घंटों में सीआर ने एक ही गांव के 4 लोगों पर बोला हमला। नाराज ग्रामीणों ने सीआर को पीट कर उतारा मौत के घाट। घर पे घुसे सीआर को ग्रामीणों ने मार डाला। सीआर के आतंक से ग्रामीण कर रहे हैं रत जगह। वन विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचती टीम। पचरावा थाना क्षेत्र के पडरी कला गांव का है मामला। खबर जिला गोंडा से। गोंडा के बेलसर डीहा में अवैध तरीके से घर में पटाखा बनाते समय विस्फोट होने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया जिला अस्पताल। नाजुक हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों घायलों को लखनऊ के KGMC रेफर कर दिया है। सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा इमरजेंसी वार्ड में बैठकर घायलों को फर्स्ट एड कराकर यथाशीघ्र रेफर कर चुकी है। घटना में 24 साल के आकाश और 40 साल के इश्तिहाक की मौत हो गई है। वहीं कृष्ण कुमार और अयाश गंभीर रूप से घायल हैं। गांव में भयानक विस्फोट होने से दहर उठा है बेलसर गांव। वहीं विस्फोट होने से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। पटाखों के विस्फोट से घर की दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बंद घर में चल रहा था पटाखा बनाने का काम। मौके पर SP सहित तरफगंज थाने की पुलिस घटना ने की जांच। घटना तरफगंज थाना क्षेत्र के बेलसर डीहा गांव का है मामला। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र में बीते रोज हुए ट्रैक्टर ट्राली हादसे को लेकर मजदूरों के घायल होने पर सियासत भी तेज हो गई है। दोपहर को भाजपा के विधायक MLC जिला अध्यक्ष की मुलाकात के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिला अध्यक्ष और तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीज के साथ इलाज में हो रही लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती के बाद भी वो जिला अस्पताल से नदारद रहते हैं। मेडिकल स्टाफ की बेहद कमी है। डॉक्टर्स को देखते हुए उन्हें सुधार करने की चेतावनी दी है। जिला अस्पताल आए, मामला क्या है? मामला एक ट्रैक्टर पलट गया था। किसान यहाँ मजदूर लोग श्रीनगर से ननौरा मूंगफली उखाड़ने माने मजदूरी के लिए गए थे, तो किसी कारण ट्रैक्टर पलट गया। उस ट्राली में मजदूर थे करीब 40-50 के लगभग। तो कुछ लोग गंभीर हालत में हैं, कुछ लोग एक लोग सुन रहे हैं कि एक्सपायर भी हो गया, ख़त्म हो चुका है। और जो गंभीर हैं कुछ लोग छतरपुर को रेफ़र किए गए, कुछ झांसी के लिए रेफ़र किए गए और जो सामान्य स्थिति में है वो यहीं पर एडमिट है। क्या जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा जो घायल मजदूर भर्ती है कोई हीला हवाली की जा रही है? पूरी हीला हवाली है। ये वर्तमान सरकार में हीले हवाली पे तो सरकार चल रही है, ये सिर्फ कागज पर दौड़ रही है। तो मजदूरों का इलाज नहीं हो रहा? जब मैं अस्पताल के अंदर गया तो चारों तरफ गंदगी मिली और स्टाफ के मुझे मेरी नज़रों के सामने कुल 3 या 4 लोग हमें दिखाई दिए। तो हमने पूछा तो बताया कि चलो संडे है, हमने मान लिया कि संडे है। तो कुछ डॉक्टर हैं जो महीने में मात्र 2 दिन इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं। हड्डी वाला डॉक्टर भी गायब रहता है। उनको जो एक्सरे हुए हैं तो वो छिपा लिए गए हैं। बता रहा है कि वो 6 इंच का एक्सरे, ना तो वो समझ में आता है। बता रहे कि CT स्कैन भी हुआ है। अब वो जो सामान है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हमने डॉक्टर को हिदायत दी है कि यहाँ की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रखें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैं फिर एक दिन किसी भी दिन औचक निरीक्षण करूंगा। अभी मैंने एक चेतावनी दे दी है, फिर औचक निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसे ही फिर हालात मिले तो इनके खिलाफ मैं डॉक्टर के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। खबर जिले बदायूं से है। गंगा पार खेत से कांस काटने जा रहे दंपत्ति नदी में डूबे, हुई उनकी मौत। बदायूं जिले के सहसवान तहसील के गांव औरंगाबाद टप्पा जामनी में गंगा पार खेत से कांस काटने जा रहे दंपत्ति नदी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। सुबह उनके शव नदी किनारे उतराते हुए मिले। शव उतराता देख ग्रामीणों ने पुलिस और तहसील प्रशासन को सूचना दी।
सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहसील प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दंपत्ति की मौत से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि दंपत्ति की 9 संतानें हैं। इनमें 5 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। 2 पुत्रियों का विवाह हो चुका है। शेष बच्चे अभी अविवाहित हैं। मौके पे आए हैं तो ग्रामवासियों के बयान से ये स्पष्ट हुआ है कि ये पति पत्नी जो थे खेत के काम से ही गए होंगे, गंगा नदी पार करके जा रहे हैं, तभी ये दुर्घटना घटी। इस हादसे में दोनों की मृत्यु। शासन से क्या प्रक्रिया है? शासन से इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद फिर हमारे स्तर से जो भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है। खबर जिले बदायूं से है, जहां पर सांसद आदित्य यादव ने श्री राम बारात का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। साथ में पूर्व मंत्री आबिद रजा भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा मड़ई चौक पर बारात के स्वागत के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मुख्य अतिथि सपा सांसद आदित्य यादव और विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री आबिद रजा ने उपस्थित रहकर पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। खबर जिले कौशाम्बी से, जहां पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का सरगना भानु प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई एंटी करप्शन अधिकारी बनकर करता था लाखों की ठगी। जेल भेजने की धमकी देकर लोगों से करता था ठगी। पुलिस ने 3 मोबाइल, कूट रचित आधार कार्ड, 1,75,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। कानपुर के धौकरपुर गांव का रहने वाला है ठग भानु सिंह। साइबर क्राइम थाना की पुलिस टीम ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्री दिनेश केसरवानी की तहरीर के आधार पर 22/6/24 को थाना साइबर क्राइम में धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध का आरोप पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना श्री संजय कुमार तिवारी इंस्पेक्टर द्वारा की गई। दौरान विवेचना इनके द्वारा भानु सिंह निवासी कानपुर देहात नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने घटना में अपनी स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि ये लोग अपनी डीपी पर, मोबाइल की डीपी पर बड़े अधिकारियों के फोटो लगाकर पब्लिक को गुमराह करते हैं तथा धमकी देकर पैसा ऐंठ लेते हैं। इस घटना में लगभग 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। साइबर प्रभारी की सक्रियता से 35,000 रुपए से अधिक की धनराशि फ्रीजर कराई जा चुकी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। खबर जिले मुजफ्फरनगर से है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्वरूप प्लाजा में स्थित एक स्पा सेंटर और रेस्टोरेंट पर अवैध काम की पुलिस को शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने आला अधिकारियों के साथ मिलकर स्पा सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने लगभग 40 से 50 छात्र छात्राओं सहित कई अन्य लोगों को गंदी बातें करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं। इस दौरान पुलिस ड्रेस में शामिल सभी छात्राओं को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पर पुलिस अपनी आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर स्पा सेंटर और रेस्टोरेंट की आड़ में जिसमें फरोख्ती का धंधा किया जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने बताया कि देखिए एसपी साहब के साथ यहाँ जो है छापेमारी की गई है, उसमें 2 रेस्टोरेंट में स्पा सेंटर की शिकायत थी और कुछ अवैध संचालन की शिकायत की गई थी, जिसमें जाकर देखा गया तो सही पाया गया और पकड़े गए लोग उनको यहाँ पर लाया गया है। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। जो भी कानूनी कार्रवाई है उन पर की जाएगी, जिसमें फूड सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो रेस्टोरेंट का कोई भी मानक पूरा नहीं था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और ये विभाग और दूसरा पुलिस के हिसाब से जो धाराएं हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साहब यहाँ छापेमारी की गई है महावीर चौक पे। जी देखिए एएसपी साहब के साथ जो है यहाँ पर छापेमारी की गई। इसमें 2 रेस्टोरेंट में कुछ स्पा सेंटर की शिकायत थी और कुछ अवैध संचालन की शिकायत थी, जो कि देखा गया तो सही पाई गई और पकड़े गए हैं लोग। उनको ले जाया गया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उन पर की जा रही है। संचालन की पाई गई यहाँ पे जी। इसमें फूड सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो रेस्टोरेंट का किसी प्रकार का कोई मानक इनके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो
एक तो ये विभाग कार्य कर रहा है, दूसरा हमारा पुलिस के हिसाब से जो धाराएं हैं उनके आधार पर कार्य किया। सर, इस संख्या में छात्र छात्राएं मिले हैं यहाँ पे किस तरह के? लगभग जो हमारी फोर्स ने अभी तक संज्ञानित किया है वो 40 से 50 के बीच में लोग मिले हैं। उसमें छात्र छात्राएं कितने हैं, क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा। किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, अब पहली चीज तो ये है कि जो अवैध संचालन की है वो कार्रवाई की जाएगी, फूड सेफ्टी है वो कार्रवाई की जाएगी, बिजली विभाग है और भी जो अन्य विभाग जिनकी कमियां पाएंगी उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। संचालक अब संचालक की अभी जो है ले जाया गया है, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन संचालक है, किसका है। शहर में जगह जगह ओयो होटल, इस तरह के कैफे, स्पा सेंटर खुल गए हैं, तो कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई? देखिए, जो जानकारी मिलती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा मंडी क्षेत्र में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती है या जिस तरह से भी आपके द्वारा या फिर और पब्लिक के द्वारा या हमारे इंटेल के द्वारा, तो हम कार्रवाई करते हैं। देखिए, आपत्तिजनक चीजें फोर्स के द्वारा जो है जो थी वो कलेक्ट कर ली गई है और क्या क्या है वो थाने पे जाके अभी हम लोग किस तरह की कार्रवाई होगी सर? नेता का नाम आ रहा है सर जी किसी बीजेपी नहीं, अभी मेरे सामने इस तरह की कोई चीज संज्ञानित। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? किस तरह की कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई अब जो अवैध संचालन में जो भी धाराएं लगाई जाएंगी फूड सेफ्टी के, दोनों मिला के कार्रवाई की। सुल्तानपुर से आई बड़ी खबर। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिलाओं को किया गया जागरूक। दुबेपुर ब्लॉक परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ और कानून की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि अपर जिला जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि आज लोगों को जितना अधिकार की जानकारी रखनी चाहिए उतना ही कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपर जिला जज विजय कुमार गुप्ता ने महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया और उज्ज्वला योजना की जानकारी दी। साथ ही साथ किसी संस्थान कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों पर भी रोशनी डाली। महिलाओं को आज विधान से समाधान विषय पर विभिन्न कानूनों से संबंधित जो कि महिलाएं से थे उनको आज उनके संबंध में उनको जागरूक किया गया, उनको जो है शिक्षित किया गया, बताया गया। इसमें बहुत सारे कानून थे महिलाओं से संबंधित, जो है महिलाओं को यौन उत्पीड़न से कार्यस्थल पर संरक्षण अधिनियम, इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं को लिंग निर्धारण के संबंध में रोक के लिए अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम और इससे संबंधित महिलाओं से संबंधित और भी कानून के बारे में परिचित कराया गया। सर, एक आपने जिक्र किया था कि जैसे कोई संस्थान है वहाँ पे किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसी दशा में महिला क्या कर सकती है? महिलाएं जो इसके संबंध में शिकायत कर सकती है, चाहे वो लिखित कर सकती है, इस संबंध में स्थानीय स्तर पर भी बनी हुई है परिवार के जो उसकी शिकायत उसकी जाँच करती है और सचिव सर, विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आप क्या अपील आप जनमानस के लिए करना चाहते हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मैं जनमानस को यह जागरूक करना चाहूँगा वो कानूनों को सबसे पहले वो शिक्षित हो। कानून को अगर उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो उसे अध्ययन करे, ना अध्ययन से अगर ना समझ में आए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ले सकती है। उसके बाद उसको निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध हो सकती है और निःशुल्क परामर्श भी उपलब्ध हो सकता है। सर, अभी तक कितने मामले ऐसे हुए हैं जिसे जिला विधिक प्राधिकरण ने जिसको सॉल्व किया? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मामले आते रहते हैं, चाहे प्री लिटिगेशन स्तर पर भी आते रहते हैं या कोई पक्षकार दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं तो उसके माध्यम से उसको मध्यस्थता करके भी सलाह दिया जाता है। इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हर महीने कम से कम 1.5-200 केस तो डिसाइड होते हैं। प्राधिकरण तक पहुँचने के लिए क्या माध्यम है सर? प्राधिकरण तक पहुँचने के लिए वो किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से आके कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जो है जिला न्यायालय में उपलब्ध है, वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में आ सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक फोन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और प्रत्येक तहसील स्तर पर, अस्पताल में, थाने पर पीएलबी भी इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो लोगों को समस्याओं सुनते हैं और परामर्श के लिए या समाधान के लिए फ्रंट ऑफिस से किया है। यदि कोई गरीब और निर्धन क्लाइंट है तो क्या उसके लिए कोई फीस भी निर्धारित है? नहीं, इसमें जो परामर्श दिया जाता है या सहायता विधि दी जाती है पूरी तरह निःशुल्क होती है। खबर जनपद रायबरेली से, जहां पर अवैध पिस्टल का आरोपी हिरासत में लिया गया है।
रायबरेली पुलिस ने 2 अवैध असलाह तस्कर समेत 3 अवैध असलाह खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 सफारी गाड़ी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस गैंग के सदस्य धुन्नर और अनुराग बांदा से असलाहों की खरीदारी कर यहां लालगंज इलाके में बेचते थे। पुलिस ने इस मामले में दोनों असलाह तस्कर समेत 3 खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इसी गैंग ने तो यहीं अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को भी असलाह सप्लाई किया हो। रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र में जो एक एसपी महोदय का अभियान चल रहा है अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने का, उसी के तहत जो है अवैध असलाहा 5 32 बोर के पिस्टल, 2 कारतूस और 1 सफारी गाड़ी बरामद किया गया है। और इसमें जो संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 लोगों के नाम है धुन्नर सिंह, अनुराग, स्वप्निल, मुसील बेग और शिवम। ये 5 में से धुन्नर और अनुराग ये लोग जो है बांदा से सफारी गाड़ी के माध्यम से ये असलाहा को लाते थे और इन्होंने 3 लोगों को भी बेचा है। ये 3 लोगों के पास भी अवैध असलाहा होने की है। इसके अतिरिक्त और भी पुलिस हमारे संज्ञान में है कि और अन्य लोगों को भी बेचा है, तो उस संबंध में भी हमारी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त बांदा से भी इनपुट हमें मिला है कि किनसे ही इन्होंने लिया है, तो उनको भी तलाश कर रहे हैं हम लोग। और साथ में ये भी पता कर रहे हैं कि बिहार के मुंगेर के माध्यम से लाया है यहाँ लोकल कंट्रीब्यूट 32 बोर के पिस्टल। तो इस प्रकार जो है लालगंज पुलिस ने ये जो है प्रतिबंधित 32 बोर के जो पिस्टल बरामद किए हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की है और इसके लिए उन्हें 5000 के इनाम की घोषणा इसमें मौजूद है। सर, कहीं इसका संबंध इन 5 में आपस में कनेक्शन? इन 5 में एक तो 2 हमने कहा था कि धुन्नर और अनुराग ये दोनों जो मिल करके है सफारी गाड़ी से इसको लाया और बाकी ये 3 लोग जो हैं इनके खरीदार हैं। इसीलिए इनके ऊपर वो धारा लगी है कि जो अवैध असलाहा रखने वाली धारा है और बाकी जो अवैध असलाहा बेचने, विक्रय इत्यादि करने की जो धाराएं हैं इन दोनों लोगों पे लगी है। किसी और अन्य लोगों को भी बेचा है, उस पर भी कुछ हमारे संज्ञान में है और उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो अमेठी हत्याकांड हुआ उसमें जो पिस्टल है इनका संबंध उस पर तो नहीं आ रहा है? नहीं, ये हमें जो हमारा अभियान है और अभियान के तहत ही जो हम लोग कर सकते हैं। बाकी पुलिस की कार्रवाई करने के लिए इनपुट है वो कई स्रोत होते हैं हमारे इनपुट में, वो हमारे पुलिस की कार्य प्रणाली का पार्ट है। लेकिन हम ये हमारा जो अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलता है वो समय समय पे विशेष अभियान उसी के तहत ये कार्रवाई जिन्होंने खरीदा। बलरामपुर से आई बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग राम भरोसे अवैध नर्सिंग होम अस्पतालों का बोलबाला। उतरौला के प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बच्चे की शव को डॉक्टर ने देने से किया इनकार। परिजनों को बोले डॉक्टर साहब शव का कर दिया अंतिम संस्कार। प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पतालों में प्रसव के दौरान हो रही मौतों का सिलसिला जारी। स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर अवैध नर्सिंग होमों अस्पतालों पर कब करेगा ठोस कार्रवाई? यहाँ यही फलते फूलते रहेंगे अवैध नर्सिंग होम का मकड़ जाल या स्वास्थ्य विभाग करेगा कार्रवाई? ताज़ा मामला उतरौला में स्थित रजा नर्सिंग होम का सामने आया है। नर्सिंग होम संचालक से जब इस संबंध में फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं। जब इस संबंध में सीएमओ बलरामपुर, अपर सीएमओ चिकित्सा अधीक्षक उतरौला सीपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।